नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व सामुदायिक विकास। इसे हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पहला पार्ट हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। संविधान के अनुच्छेद 243 क फर्स्ट के अनुसार जो है राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला है आपका कि ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। दूसरा है ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा है जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। चौथा है ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पाँचवा है पंचों के निर्वाचन के समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। और छठा है मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आपसे पंचायत के विषय में पूछा गया है क्या सही नहीं है। तो पहला जो है आपका यहाँ ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, तो ये आपका सही है। और दूसरा जो है आपका यहाँ कि ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ तो सभी निर्वाचित होते हैं, तो इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा है आपका कि ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, तो ये आपका जो है सही है। और पांचवा है पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, तो यह भी आपका सही है। और छठा है मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं, तो ये आपका गलत है। तो आपसे क्या पूछा है कौन सही नहीं है? तो 2, 3 और 6 सही नहीं है, यानी कि आपका विकल्प 2, 3, 6 जिसमें होगा वह सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया है। और दूसरा है भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबद्ध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती हैं, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। पहला आपका सही है और दूसरा जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है और इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार जो है वह राज्य सरकार को है। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सूची के। पंचायती राज जो है वह राज्य सूची का विषय है। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? तो सेम क्वेश्चन है राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ बी से हो जाएगा, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम यह पंचायतों से संबंधित नहीं है। 74वां संशोधन अधिनियम वह
जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो इसलिए आपका जो ये ऑप्शन दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, तो ये सही है आपका। सी जो है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, यह भी सही है। और डी है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, तो यह भी सही है। तो यह जो है पंचायत के संबंध में बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिंह राव। 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये 1992 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1992 में संशोधन हुआ और लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ था। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री वह पीवी नरसिंह राव थे, जिनका कार्यकाल था 1991 से लेकर 1996 तक। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण आर दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा कि पंचायतों के प्रधान या प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये आपका कथन सही हो जाएगा यहाँ। और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। तो ये जो है आपका कारण जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही है और आर गलत है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में जो है महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो पहला है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। दूसरा है ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। और तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा 1 और 2, यानी कि आप देख सकते हैं ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। और दूसरा जो है ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा आपका जो है यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है
पहला स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, और दूसरा है जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, और चौथा है पद सोपानिक संरचना की। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, पंचायती राज जो है ये स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है और जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की भी यह व्यवस्था है, और तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। पद सोपानिक संरचना की व्यवस्था नहीं है। चौथा आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा 1, 2, 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम स्तर की पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है, और ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होता है। तो अगला प्रश्न है ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है। तो आपका देख सकते हैं कि यहाँ कुल 8 जो है कथन दिया गया है, तो आपको बताना है कि ग्राम सभा के विषय में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ जो सही नहीं है वह आप देख सकते हैं स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, यह सही नहीं है। और छठा जो है स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, यह हो जाएगा। और सातवां जो है स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। तो ये आपका यानी कि 5, 6, 7 आपका जो है गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं ग्राम सभा के संबंध में। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो पहला है कि विकास में जनभागीदारी, दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा है वित्तीय संग्रहण यानी कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है वह विकास में जनभागीदारी है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि 1 और 3 ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अगला क्वेश्चन पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में। तो 73वां संशोधन 1993 में आपको याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और संशोधन यह हुआ था 1992 में। अगला क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या फिर आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है और सी जो है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ
सांसद भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, जिसे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें एवं उसे लागू कर सकें। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ सही नहीं है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, और यह संशोधन कब हुआ तो 1992 में यह संशोधन हुआ, और लागू कब हुआ तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। पंचायती राज को जो सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न जो है वह साकार नहीं हो सकता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से होगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, इन सभी का। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों को भागीदारी एवं सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आप लोगों को पता होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसको सीडीपी कहा जाता है, और 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना जिसको एनईएस कहा जाता है के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन यह 1957 में किया गया था। इस समिति ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो प्रश्न भी पूछा जाता है त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो वो सेम क्वेश्चन है वही, तो बलवंत राय मेहता द्वारा सिफारिश की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी, और समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, तो प्रश्न पूछा जाएगा अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1977 में। और 1985 में जी.वी.के. राव समिति, 1985 में जी.वी.के. राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर एम.एल. सिंघवी समिति का भी गठन किया गया। तो ये सभी जो है यानी कि अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति सभी पंचायती राज से संबंधित है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो एक ऑप्शन अदर कोई दे दिया जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें से दिए जाएंगे। तो आपको बताना रहेगा कि कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ जो है आपका समितियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ सुझाव कि कौन सी समिति जो है कौन सुझाव दी थी। तो ये है आपका बलवंत राय मेहता समिति, तो यह त्रिस्तरीय प्रणाली की सुझाव दिए थे। तो एक आपका दूसरा हो जाएगा अशोक मेहता समिति, यह द्विस्तरीय व्यवस्था
के सुझाव दिए थे। एल.एम. सिंघवी ये स्थानीय स्वशासन पद्धति का सुझाव दिए थे। जी.वी.आर. राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार पर सुझाव दिए थे। तो आपका विकल्प आप देख सकते हैं, ए का दूसरा और बी का पहला, सी का चौथा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? तो सेम क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। और अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी.आर. मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी, सेम क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। तो आप देख सकते हैं कई बार जो है यह परीक्षाओं में, विभिन्न स्टेट के परीक्षाओं में यह पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो पहला राज्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा राजस्थान और दूसरा राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया कहाँ पर? तो सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभ किया गया था और दूसरे जो है वह आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर में, राजस्थान के नागौर में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यहाँ जो है आपका देख सकते हैं विकल्प में कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ सही नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था वह था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान जो है वह पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की, जो कि जो है आपका ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, 3 स्तर। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। तो आप सोच रहे होंगे कि बलवंत राय मेहता कई बार आ चुका, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह है आपका बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 ने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। और अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो सेम क्वेश्चन जो है वो आपका कई बार घुमा के जो है पूछा गया है, तो आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? तो सेम ही क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए से हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी हम इसके पहले बताएं। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, PVN राव समिति यह पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। PV नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं है। शेष जो है आपका इनकी LM सिंधवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से। अशोक मेहता समिति का गठन जो है पूछ लिया जाएगा यदि तो आपसे 1977 में किया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था, और LM सिंधवी समिति का गठन जो है 1986 यानी कि 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपको जो है सन के अनुसार इसे क्रम से दर्शाना है। तो पहला आपका GVK राव समिति, और दूसरा है LM सिंधवी समिति, तीसरा BR मेहता समिति, चौथा अशोक मेहता समिति। तो आपको क्रम से दर्शाना है। तो सबसे पहला आपका GVK राव समिति, इसका जो है गठन हुआ था 1985 में 1985, और दूसरा आपका LM सिंधवी समिति, तो यह 1986 में गठित हुआ था, और तीसरा आपका BR मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, तो यह आप सभी लोगों को याद होगा 1957 में गठित हुआ था, और चौथा है अशोक मेहता समिति, तो यह जो है 1977 में गठित हुआ था। तो क्रम से जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ 3 यानी कि BR मेहता समिति, फिर जो है 4 1977 में अशोक मेहता समिति, उसके बाद 1985 में GVK राव समिति, फिर 1986 में LM सिंधवी समिति। तो 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका BKRB राव समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता संथानम समिति और BR मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि BKRB राव समिति दिया गया है। तो BKRB राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति में सदस्य रहे थे। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो आपका यहाँ जो है बी ऑप्शन इसलिए यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यह भी पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में हुआ था अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1978 में, 1978 में। तो जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की इन्होंने संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या यानी कि गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का इन्होंने सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सेम क्वेश्चन है, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LM सिंधवी समिति द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति वह LM सिंधवी समिति जो कि 1986 में इसका गठन हुआ था।
साथ ही जो है सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। आप लोगों ने देखा ही है। एवं सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता भी, और सादी कली समिति भी। तो ये नया है जो सादी कली समिति, यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति यह पंचायती राज से संबंधित नहीं है, समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो पूछा जाएगा कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे होगा? तो चुनाव सुधार से। और अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। यह 1992 में जो है हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और यह लागू कब हुआ? तो यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो 73वें संविधान संशोधन में जो है भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री जो थे वह पीबी नरसिंह राव थे। तो ये याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीबी नरसिंह राव थे। तो दोस्तों जो है आज बस यहीं तक। इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। उसके बाद हम लोग पंचायती राज और सामुदायिक विकास 2 पार्ट में जो है वह खत्म हो जाएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।